शांत, कितनी बात कर रहे हो गया? चलो, आज अपन थोड़ा सा बात करते हैं। शांत जाओ। ठीक है, पहले देखना। आई एन अगर मान लो होता से पाई बाय टू साइन ऑफ टू एन माइनस वन एक्स कौन कितना साइन एक्स डी एक्स। बात नहीं करो। पॉइंट पहला, रिलेशन बिटवीन आई एन प्लस वन आई एन सेकेंड आई 50 की वैल्यू। कई बार आ चुका है। साइन ऑफ टू एन माइनस वन एक्स ऑन साइन एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय टू। और करना, अगर मैं आई एन प्लस वन माइनस आई एन ये निकालू, आई एन अगर ये है तो बता सकते हो आई एन प्लस वन क्या होगा? अगर आई एन ये है तो आई एन प्लस वन क्या होगा? एन की जगह पर एन प्लस वन रख दो, बनेगा साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स अपॉन का कितना बताओ? साइन एक्स डी। क्या यहां कोई आइडेंटिटी लिखती हुई दिख रही है क्या? साइन सी माइनस साइन डी, साइन ए माइनस साइन बी कितना होता? ए माइनस बी बाय टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाय टू। साइन ए माइनस का साइन बी कितना आएगा बताओ? साइन ए माइनस बी बाय टू, दिस माइनस दिस, टू एक्स बाय टू, एक्स आएगा कॉस ए प्लस बी बाय टू। ए प्लस बी करोगे तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आएगा बताओ? कॉस नहीं आ रहा। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कटता तो आई एन प्लस वन माइनस का कितना आई एन ज्यादा बताओ? बाईस सौ जीरो से पाई बाय टू कॉस सौ एक्स। बोलो नहीं? क्या हम कॉस टू एन एक्स कंडीशन कर सकते हैं क्या? क्या ये सोचो क्या एक्स में लीनियर कंडीशन कितना आएगा बताओ? साइन एन एक्स अपॉन कितना ठीक है कितना पाई बाय टू। पाई बाय टू रखोगे तो कितना आएगा? पाई बाय टू रखोगे तो क्या आएगा? एन पाई, एन मतलब इंटीग्रल पाई, साइन इंटीग्रल पाई कितना होता है? जीरो, और जीरो रखोगे तो भी कितना आएगा? इसका मतलब आई एन प्लस वन माइनस आई एन आ गया जीरो। इसका मतलब आई एन प्लस वन विल बी इक्वल टू कितना? इसका मतलब क्या है कि आई एन प्लस वन के बराबर है। इसका मतलब आई वन बराबर होगा किसके? आई टू बराबर होगा आई थ्री बराबर होगा आई फोर, सब बराबर होंगे। और देखो आई वन तो मैं निकाल ही सकता हूं। आई वन माने क्या? एन की वैल्यू वन छाप दें,
n के लिए 1 छापोगे तो 2 माइनस 1 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कटता, 1 का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 मतलब सबकी वैल्यू पाई बाय इन सब की वैल्यू बराबर है। और i1 तो हम निकाल सकते हैं, n के लिए 1 छाप दो। नया आगे भाई आया नहीं आया? हाँ ठीक है, अगले लिखना। साइन स्क्वायर एन एक्स कौन कितना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई बाय 2, अगर आई एन है फाइंड आई, ठीक है, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई बाय 2, ठीक है। इसमें भी गौर करना, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अभी फिर क्या करेंगे, आई एन प्लस 1 माइनस आई एन, और ये कर दो कितना आएगा 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एन की जगह पर n+1 रख दें, n+1x माइनस का आई एन साइन स्क्वायर एन एक्स, ठीक क्या आएगा, x आएगा, कैंटिज शायद ही याद हो, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी आएगा, बताओ साइन स्क्वायर a माइनस का कितना साइन स्क्वायर b, अरे कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी आएगा, बताओ कॉस स्क्वायर a माइनस का कितना साइन स्क्वायर b। देखो यहां कौन सी एंटी लग रही है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, पहले को इसको बताओ, साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी n+1 प्लस n तो कितना बनेगा बताओ, n+1x है ना, इंटू साइन a माइनस बी दिस माइनस दिस कितना बनेगा साइन x अपॉन कितना बताओ साइन स्क्वायर x, अच्छा दिखा, एक साइन से एक साइन कटता और एक साइन से एक साइन कटता, क्या बचता आई एन प्लस 1 माइनस का कितना आई एन प्लस 1 माइनस का आई एन इक्वल टू साइन ऑफ ऑड
इंटू एक्स अपॉन कितना साइन एक्स, और यही तो पिछला रिजल्ट था, साइन ऑफ ऑड इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स आया। अभी हमने सीखा था इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती थी, 5/2। इसका मतलब क्या मिल गया, आई एन प्लस वन माइनस का कितना आई एन इज इक्वल टू 5/, क्या ये कुछ अच्छा रिजल्ट है क्या, क्या ये कुछ अच्छी चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, आई एन प्लस वन और आई एन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, अब होता है एपी में, का मतलब आई वन आई टू आई थ्री आई फोर अप टू कितना आई एन, ये सब के सब तुम्हारे किस में होंगे, एपी में, का कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ, 5/2। एपी की तो कंडीशन है क्या, और हम I1 की वैल्यू शायद निकाल सकते हैं, आई वन कितना आएगा, 5/2 आएगा, I1 n के लिए 1 रख दो, I1 5/2 है ना, I1 कितना है 5/2, I2 कितना होगा 5/2 प्लस 5/2 5, I3 कितना होगा 3/2, ऐसा समझा रहा हो कि IN इक्वल टू n बाय therefore I50 निकाला था ना, आएगा कितना, के भी ठीक है, था sin x की पावर n, याद है रिडक्शन से, हाँ हाँ, मैं वो दोबारा प्रूव नहीं कर रहा, आई एन अपॉन आई एन माइनस टू आया था, n माइनस वन अपॉन n आया था, बस पहले किया था अपने, एक sin x बाहर ले लिया था, बाय पार्ट्स लगा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा ध्यान देना, पहला केस में ले रहा हूं, इसमें मान लो अगर n होता इवन, क्या होता, इवन होता, तो अगर हमें आई एन की वैल्यू निकालनी होती थी तो याद करो हम लोग क्या करते थे, पहले n छापते थे, n की जगह पे क्या छापेंगे n,
फिर n की जगह पे छापो n-2, याद है n-2 से कट जाए। फिर n की जगह पे छापते थे n-4, और चूंकि n इवन है, कभी ना कभी देखो 6 छापते, फिर क्या छापते 4 छापते, है ना। जब n छापते तो वैल्यू कितनी आती बताओ, n-1 अपॉन n। n-2 छापते तो n-3 अपॉन n-2। n-4 छापते तो n-5 अपॉन n-4। 6 छापते 5/6। 4 छापते 3/4। छापते 1/। अब गौर करना, in-2 से ये कटता, ये कटता, ये कटता, कटते, बस क्या in/i0, i0 को उधर भेज दो। in की वैल्यू क्या निकल के आई, n-1, n-3, n-5 अप टू 5, 3, 1। नीचे n-2, n-4, 6, 4 और इंटू i0। और i0 हम निकाल सकते हैं, i0 n की जगह पे 0 छापते, क्या बनता 1। 1 का एडिशन 0 से π/2, π/2। in की वैल्यू लिखने के लिए यहां पर शुरुआत n से होगी, पर शुरुआत एक कम n-1 से होगी। दो दो कम करते चलो, 1 ना पहुंच जाओ। यहां भी दो दो कम करते चलो जब तक 2 ना। लास्ट में क्या आएगा, एक π/। क्या जब n ऑड होता तो फर्क पड़ेगा, था ना। जब n इवन था, क्या n ऑड पे फर्क पड़ेगा, आंसर आएगा। मान लो अगर n ऑड होता, अभी भी in/in-2, n-2 छापोगे तो in-2 अपॉन in-4, in-4 अपॉन in-। इस बार गौर करना, n ऑड है, क्या है ऑड, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। लास्ट में बस बनता i5 अपॉन कितना i3, i3 अपॉन कितना i1। और ऑड चल रहा है ना। in अपॉन in-2 कितना आता बताओ, n-1 अपॉन n। in-2 अपॉन in-4 कितना था बताओ, n-3 अपॉन n-2। यहां से कितना था बताओ, n-5 अपॉन n-। यहां से कितना था बताओ, 5। यहां से कितना था बताओ, 5। और करना, n-2 कटता, n-4 कटता, n-6 कटता, i5 कटता, i3 भी कटता, i1 उधर जाता। in की वैल्यू, in की वैल्यू कितनी आ गई, n-1, n-3, n-5। इस बार पर 2, 2। नीचे n, n-2, n-4 ना था 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू i1। और i1 की वैल्यू, n की वैल्यू 1 छाप दे, sin x की पावर 1, तो sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2, sin x का एरिया अंडर कर्व 0 से π/2।
पहले तो देखना दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी देखना, याद कैसे रखना है। यहाँ एन है तो नीचे शुरुआत एन से होगी, यहाँ एन है तो नीचे शुरुआत एन से होगी, पर शुरुआत एन माइनस वन से होगी, दो दो कम करते चलो। इवन होगा तो पाई बाय 2 आएगा, ऑड होगा तो यहाँ आया थोड़ा सा। अलग रहता इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 9x टू द पावर 9, क्या लिखूं बताओ आंसर। ये किसका है, i9, i9 ऑड है, यहाँ कितना आएगा 1 की पाई बाय 2, यहाँ 9 है तो यहाँ शुरुआत किससे होगी, यहाँ एक कम से कर ले 6, यहाँ 9 7 5 cos x की पावर 12, हाँ पाएंगे। कौन सी बात है, साइन एक्स सोचो से पाई बाय 2 में जैसा बनता है वैसे तो cos x भी पाई बाय 2 बनेगा, ऐसा सोच लो, या ऐसा सोच लो किंग्स रूट लगा दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करते पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो साइन एक्स 12 ही तो बनता। चलो पर 12 है तो आई 12 है, नीचे शुरुआत किससे होगी 12 से, 12 10 8 6 4 2, पर एक कम 11 से, 11 9 7 5 1, इवन है पाई बाय 2, है क्या। बना ना भाई, तो देखे पॉलिस फॉर्मूला
पुलिस फॉर्मूला क्या होता है? 9x की पावर m cos x और n, हाँ, 5/2 इक्वल टू m माइनस वन माइनस थ्री, और या तो 2 बनेगा या तो 1 बनेगा। देखो m माइनस वन स्टार्ट को दो दो कम कर चलोगे, या तो लास्ट टर्म 2 आएगा या तो 1 आएगा। n माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, n माइनस वन n माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म या तो 1 बनता है या तो अपॉन n प्लस m, n प्लस m प्लस m, वापस से दो कम, n प्लस m माइनस टू, n प्लस m माइनस का 4, 1 या तो इंटू एक k, okay? और if m and n both are even, उस केस में ये कितना होगा? 5/2 s k will be equal to हो गए। अच्छा कभी भी भाई यहां m है तो शुरुआत किससे होगी? m माइनस वन से, बताओ। पर n है तो शुरुआत किससे होगी? n माइनस वन से। कम करते चलो, बस इस बार नीचे शुरुआत किसके हो रही है? इन दोनों के सम के, दो दो कम कर, नहीं कर पाओगे, क्या कर सकते हो? आगे और 7 है, और ठीक है, देख लो, साइन की पावर 7 कॉस की पावर 8, यहाँ 7 है तो इसकी एक कम से कहां से होगी? 6 4 2, 8 है तो इसकी एक कम से 7 5 1, नीचे इन दोनों का सम 15 से 15 11 7 5 1, 5/2 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो दोनों इवन होते हैं तभी 5/2 आता है। यहाँ एक ऑड था, ये
समझ जाओ, आया वॉलिस फॉर्मूला। हाँ, बात कम करो। x to the power m into 1 minus x to the power n dx। इसको मान लो मुझे वॉलिस फॉर्मूला से करना हो, वॉलिस फॉर्मूला से कैसे करते? देखो, इसमें वॉलिस फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ पे साइन और कॉस चाहिए। आ रहा होगा, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स से। तो dx कितना आएगा? साइन एक्स कॉस एक्स। कर दो, कॉस थीटा इंटू थीटा। बात नहीं, कितना आएगा? साइन थीटा की पावर कितना बताओ? 2m, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना बताओ? 2n। और dx क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा। और ये चीज 0 से 1 है, तो ये चीज क्या होगी? 0 से π/2। बात कम करो, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m + 1 कर देगा। कॉस थीटा की कितना? 10 प्लस, है ना? अब क्या करते हो? तो पॉलिश फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन की पावर समथिंग है, कॉस की पावर समथिंग। अच्छी बात है, देखो दोनों ऑड है। π/2 वाला कैसे गिवन वाला? हाँ, 2m + 1 है, तो शुरुआत किससे होगी? एक कम से। बात किससे होगी बताओ? 2m से ना? अगला 2m - 2। देखो ये सब इवन है। अगला 2m - 4। लास्ट में कितना आता? इवन चल रहा है तो 4, और लास्ट में कितना आता? 2 ना? 2m + 1 है ना, तो एक कम से स्टार्ट होगा ना, 2m से। तो दो कम करोगे ना, सब इवन बनेंगे। कॉस के ऊपर 2n + 1, शुरुआत किससे होगी? 2n से। दो कम 2n - 2, दो कम -4। और दिख रहा है सारे इवन है, सारे इवन है, तो लास्ट में कितना बनेगा? 4 और है ना। नीचे शुरुआत किससे होगी? इन दोनों के सम से। इन दोनों का सम कितना आएगा? 2m + 2n + 2। बात हुई किससे? m + 2n + 2 से। फिर दो कम करो, 2m + 2। फिर दो कम करो, 2m + 2 -2। क्या समझ में आ रहा है? सब इवन नंबर से। आगे होगा, ये वाला स्टेप ध्यान से देखना। ये सब इवन नंबर से हैं, तो सब में से एक एक 2 बाहर खींच लूं। में से एक एक 2 बाहर खींच ले। चलो बताओ, यहां से लेके यहां तक कितने 2 खींचेंगे? 2 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 m। m टर्म से यहां से तुम कितने 2 बार खींच सकते हो? m। यहां से 2 × 1, 2 × 2, 2 × n, तो यहां से कितने खींचेंगे? 2 × n। यहां से कितने 2 खींचोगे? 2 × 1, 2 ×
टू, टू इंटू एम प्लस एन, टू इंटू एम प्लस एन प्लस वन टर्म्स है, एम प्लस एन प्लस वन टर्म। यहां से टू खींचोगे क्या बचेगा, क्या बचेगा, एम। यहां से एम माइनस वन, अगले से एम माइनस टू, यहां से अच्छा लिखा है क्या, यहां से टू खींचोगे एन, एन माइनस वन, लास्ट में इंटू वन, क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल। यहां से एम प्लस एन प्लस वन, यहां से एम प्लस एन, एंड सो ऑन करते करते यहां से टू से वन कट गया। ये कितना लिखा है, एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस एन प्लस वन। ये रिजल्ट को एक्स की पावर एम इंटू वन माइनस एक्स फुल पावर एन डी एक्स, जीरो से वन, एम फैक्टोरियल ऑन एम प्लस एन वन, लगे लिया। ठीक है, जो पार्ट होने वाला है, टेंशन वाली बात कोशिश करते हैं, तो सही है, ठीक है, चलो ठीक है ना। मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स होता, इंडिकेशन ए से बी,
नाम दे रहा हूं आई। एक्स आई, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व, पूरे पार्ट का एरिया। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, छाप लेना बाद। अब ये जो ए से बी वाला रीजन है, इसको मैं एन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने इसको कुछ एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है ना। टोटल एन हिस्से हो गए। चलो, ये टोटल लेंथ कितना था एन से, एक कितना आएगा बताओ, कितना आएगा एन एस से, कितना आएगा बी माइनस ए बाई एन। और इसको कुछ देर के लिए मैं अल्फा लेट कर लूं, मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, अल्फा। ये कोऑर्डिनेट अगर ए है और ये लेंथ अल्फा आ गया, कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10 कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10 अल्फा, ठीक है ना। ए प्लस अल्फा, ए प्लस 2 अल्फा, ए प्लस 3 अल्फा, ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस एन अल्फा, ये भी होगा। सही बात है, इसका एन टाइम मल्टीप्लाई करो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालू, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं, पहले रेक्टेंगल का एरिया कह रहा हूं ए पर फंक्शन की हाइट, ए पर फंक्शन की हाइट क्या होगी, एफ ऑफ ए पर फंक्शन की हाइट क्या है, एफ ऑफ ए, लेंथ, और रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है, अल्फा। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, हाइट कितनी, ए पे हाइट कितनी आएगी, एफ ऑफ ए इंटू अल्फा। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, तो ए प्लस अल्फा पर फंक्शन की हाइट, ए प्लस अल्फा पर फंक्शन हाइट, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा, ब्रेथ अल्फा। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, ए प्लस 2 अल्फा पर फंक्शन की हाइट, ए प्लस अल्फा पर फंक्शन की हाइट 2 अल्फा, एंड सो ऑन करते 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 लास्ट रेक्टेंगल की हाइट, ए प्लस एन माइनस 1 अल्फा पर रेक्टेंगल की हाइट, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 अल्फा इंटू अल्फा। ये क्या आ गया, सम एरिया ऑफ ऑल एंगल्स। और इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ए प्लस आर माइनस 1 अल्फा इंटू अल्फा, एक ही बात है दोनों। ध्यान देना बहुत अच्छे, एंड दिस थिंग इज लेसर देन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारा क्यों कि हमने पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या लिया था, एफ ऑफ ए। जरा सोचो, हमने एक्चुअल में ये एरिया लिया ना इस रेक्टेंगल का,
सेकेंड रेक्टेंगल के लिए हमने हाइट क्या ली थी, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा, ये रेक्टेंगल के एरिया लिया था। थर्ड के लिए क्या लिया था, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा। लास्ट के लिए क्या लिया था, देखो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन अल्फा, मतलब ए प्लस एन माइनस वन अल्फा पर फंक्शन की हाइट। अगर गौर करोगे तो बहुत एक छोटा छोटा एरिया मिस होता जा रहा है। तो इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया का सम जो भी आएगा इस टोटल एरिया से तो पक्का कम ही आएगा। हाँ, क्या तो फिर तेरा क्या सुनना है ना, पहला रेक्टेंगल था उसकी हाइट हमने ए ली थी, एफ ऑफ ए ली थी, ये रेक्टेंगल बनेगा ना। है पक्का। हाँ, और अच्छी चीज। क्या किया था, ये था इसको हमने एन डिवाइड किया था। प्रीवियस केस में हमने पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या माना था, एफ ऑफ ए इंटू अल्फा। लेकिन सोचो मैं होगा, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया और करना अच्छे से, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया एफ ऑफ ए इंटू अल्फा भी लिख सकता हूं, या एफ ऑफ ए प्लस अल्फा इंटू अल्फा भी तो लिख सकता हूं। तो मैं पहले रेक्टेंगल का एरिया अब लिख रहा हूं एफ ऑफ ए प्लस अल्फा इंटू अल्फा। मैंने इस बार इस लेंथ की बजाय इस लेंथ को प्रेफर किया। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखूंगा, ए प्लस टू अल्फा पे जो फंक्शन की हाइट है इंटू अल्फा। लास्ट रेक्टेंगल की हाइट क्या लिखूं, एफ ऑफ ए प्लस एन अल्फा पे जो फंक्शन की हाइट है इंटू अल्फा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए प्लस आर अल्फा इंटू अल्फा। आर के लिए कितना, वन से लेके एन तक। शायद अगर सोच पाओ, दिस विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स
कि अगर तुमने रेक्टेंगल का लेंथ ये लिया बनेगा, रेक्टेंगल का लेंथ तुमने ये लिया ये बनेगा, रेक्टेंगल का लेंथ तुमने ये लिया, अरे हो, अब तुमने इन सब रेक्टेंगल्स का सम किया, एरिया का सम किया है, और देखो इसमें पक्का एक्स्ट्रा पार्ट ऐड होता जा रहा है। होता है अरे, कितना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस में आया, दोनों में डिफरेंस छोटा सा था। इसकी शुरुआत देखो a प्लस जीरो अल्फा से हुई, तो a से हुई, पहले रेक्टेंगल की हाइट वही है जो a की हाइट है, और इस वाले में पहला जो रेक्टेंगल था उसका हाइट a प्लस अल्फा था, तो जो पहले रेक्टेंगल की हाइट है इसकी हाइट ना लेके हमने इसकी हाइट ली है। क्या ये कहीं बराबर आ सकते हैं? क्या ये कभी बराबर आ सकते हैं? जब सोचो, हमने अल्फा क्या माना था, b माइनस ए अपॉन एन, हमने इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था। अगर सोचो n टेंड कर जाए इन्फिनिटी, n टेंड्स टू, अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर गया तो सोचिए बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप्स बनेंगे, ये जो है वो लगभग ना के बराबर आएगा, बिल्कुल पास पास बनाओगे तो आ रहा है। तो इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब n की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाए, इन्फिनिट। यहां पर भी ये बराबर कब होगा, n टेंस टू अल्फा टेंस टू जीरो, अल्फा टेंस टू, नहीं आया मैंने क्या कहा है क्या, अगर तुमने इन्फिनिट स्ट्रिप्स ले ली, मतलब तुमने बहुत ही बहुत पास पास ले लिया, अब जरा सोचो जब तुम रेक्टेंगल बनाओगे तो क्या कुछ मिस होगा? नहीं आया। क्या तुम सोच पा रहे हो, ये विथ जितना कम करोगे दोनों के एरिया में जो डिफरेंस है वो उतना कम होगा। अगर तुमने इसको 10 स्ट्रिप्स में तोड़ा तो जो रेक्टेंगल्स का सम एरिया आएगा, और अगर तुम इसको 20 स्ट्रिप्स में अगर तोड़ पाते, वो एरिया ज्यादा क्लोजर होता उसके एरिया के, ज्यादा स्ट्रिप्स होंगे एरर उतना कम आएगा। तो होता होगा, ठीक है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए एन, है ना, तो जब हमने, है ना, पहला रेक्टेंगल था उसका हाइट ए से लिया था, ए नाम दिया, और जब मैंने पहले रेक्टेंगल की हाइट ए प्लस अल्फा से, क्या नाम दे रहा हूं,
निकले, समझ में ना। ए एन मतलब पहले रेक्टेंगल की हाइट ए से ली है, और बी एन मतलब पहले रेक्टेंगल की हाइट ए प्लस अल्फा से। पक्का? अगले सवाल का जवाब देना। यहाँ तक आया थोड़ा बहुत? अगर मान लो एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता पी, और इसको अगर तुम एन स्टेप्स में अगर डिवाइड करते, ना कुछ तो क्या तुम बता सकते हो इसमें ए एन की वैल्यू, ए एन वैल्यू आई से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? आई मतलब समझ गए ना, आई मतलब ए से बी एक्स। तो पहले रेक्टेंगल की हाइट अगर तुम एफ ऑफ ए से मान रहे हो, पहले रेक्टेंगल की हाइट तुमने ये मानी है, सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट तुम ये मानोगे, थर्ड रेक्टेंगल की पक्का। इसकी के केस में ये इससे क्या होगा, कैसे में आ गए हो? पिछला रिजल्ट तभी ट्रू है जब एफ तुम्हारा क्या था, रिजल्ट में हमने क्या देखा था, अगर एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्मॉलर देन एन ग्रेटर देन, रिजल्ट देखा था जब एफ कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तब। ऐसे में आ गया होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू बी एन से बड़ी होगी ए एन से। ए एन बी एन समझ गए ना क्या है? समझ में आया? आ रहा है थोड़ा बहुत? तब क्या होगा, अगर फंक्शन कुछ हिस्से के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ हिस्से के लिए डिक्रीजिंग है, क्या करता हूं, क्या इस बार तुम बता सकते हो ए एन बड़ा होगी बी एन? अगर तुमने ए एन का कह रहे हो, अगर मैं इसको एन स्टेप्स में अगर डिवाइड करता,
ए एन बिल्कुल देखो, अगर पहले स्ट्रिप का एरिया तुम ए से अगर स्टार्ट कर रहे हो, दिखने में लग रहा है देखो ए एन बड़ा है, आगे जाके ए एन क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन बढ़ाएगा फिर। और अगर तुमने बी एन का, तो इनिशियली देखो बी एन, तो पहले स्ट्रिप के एरिया तुम ए प्लस अल्फा स्टार्ट कर रहे हो, पहला सेकेंड, पहले देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन बाद में बड़े बड़े होंगे। बार तुम ए एन और बी एन का कुछ नहीं कह सकते, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन गौर करना, जूम कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा कि भाई ए एन कभी बड़ा था कभी छोटा था। लेकिन ध्यान देना अच्छे से, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करते इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करते इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करते इसका मिड पॉइंट, इन सब के मिड पॉइंट तो जो हमेशा इस ग्राफ से ऊपर है, तो मिड पॉइंट है वो तो हमेशा से ऊपर होंगे ना। तो अगर मैं इस बार इस रेक्टेंगल का एरिया, इस बार अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया ना तो ए एन से लू ना तो बी एन से लू, बट उनके एवरेज से ले लू, ये एवरेज से ले लू, ये एवरेज से अगर लोगे वो पक्का उससे बड़ा ही आएगा। और एवरेज हाइट कितनी आएगी, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ ए प्लस अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस अल्फा, एवरेज हाइट ब्रेथ, पहले रेक्टेंगल का एरिया, दूसरे का, पहले का और दूसरे का एवरेज इनटू अल्फा एंड सो ऑन। और जरा गौर करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही तो ए एन होता, और एफ ऑफ ए प्लस अल्फा, ए प्लस टू अल्फा, ए प्लस थ्री अल्फा, बट ये चीज कब ट्रू होगी, एफ इज कॉनकेव अपवर्ड, ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा तभी तो ट्रू हो पाएगा, तभी तो देखो इनका जो मिड पॉइंट आएगा वो इस ग्राफ के ऊपर आएगा। याद कर लो, समझने की कोशिश, ऐसे में आ गया होगा, इफ एफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स, उस केस में ए एन प्लस बी एन बाई टू, ऐसे देन बस आया होगा। बस बात नहीं करो, पार्ट को हटा दूं क्या, लिखो, हटा दूं ना।
Sn equal to 110. N equal to A equal to 0. ये हमें करना था। चलो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आएगा, करना कैसे होता है, बस ध्यान दो, जरा गौर करना। Sn क्या लिखा हुआ है? 1 से n k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। करो सब, इंटीग्रेशन हम लोग कन्वर्ट करना जानते हैं लिमिट ऑफ सम से। लिमिट ऑफ सम में हमें क्या बनाना पड़ता था? r बाय n, और इस केस में क्या है? k, तो k बाय n। k बाय n को क्या मानेंगे? x, और dx 1 बाय n को क्या मानेंगे? dx। क्या इसको मैं इंटीग्रेशन में कर सकता हूं? इंटीग्रेशन में करने के लिए n स्क्वायर k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 बाय n बनेगा। ये कितना रहेगा? k बाय n का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाय n बनेगा। और गौर करना, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी को टेंड करता है तो उस केस में इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बाय n को हम लोग क्या लिखते? dx। जहां हमने k बाय n को क्या माना होता? x, और dx हमने माना होता किसको? 1 बाय n को। और k की लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक। k1 रखो, 1 बाय n, और n कितना टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। x कितना आएगा? 0। k के लिए n रखो, तो n बाय n, x कितना जाएगा? अगर इस केस में n इंफिनिटी होता तो इसकी वैल्यू ये होती, और ये हम निकाल सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 0 से लेके कितना? 1 तक, कितना आता बताओ? बाय क्या? तो बोलो रे पक्का? अब क्वेश्चन उठता है, इनका जवाब कैसे दूं? अब बहुत अच्छे से तक आया। अब जरा देखना, Sn एंड Tn डिफरेंस क्या है? तो Sn और Tn, सोचो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 0 से 1, उसी को समेशन से करने वाला तरीका है। ध्यान देना अच्छे से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें आता है क्या? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 से 1, यही तो 4/3 आया, 3 आया। बट अगर मैं इसका एरिया समेशन से निकालना चाह रहा हूं, जरा सोचो, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको 1 बाय n किया है, तो मतलब इसको मैंने n स्टेप्स में डिवाइड किया होगा।
रखा है। और n स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड किया है, और जरा देखो Sn में जो पहला स्ट्रिप है उसका एरिया कैसे लिखा है, 1 + k/n। पहला स्ट्रिप 1 + 1/n लिखा है ना, 1 + 1/n का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको n स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड करूंगा तो हर एक स्ट्रिप का जो ब्रेथ आएगा वो 1/n आएगा। इसका लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट कितना आता, 1 + 1/n। अगले वाले का कितना आता, 1 + 1/n ही आता ना, 0 + 1/n, 0 + 2/n, इसका x कोऑर्डिनेट दिया था। देखो पहला जो स्ट्रिप है k = 1 रखोगे, 1 + 1/n का होल स्क्वायर, 1 + 1/n का होल स्क्वायर और कुछ नहीं, इस वाले स्ट्रिप का लेंथ है। अगला 1 + 2/n का होल स्क्वायर, अगला 1 + 3/n का होल स्क्वायर। मींस Sn की जो वैल्यू होगी पक्का 4/3 से दोबारा देखो, पहले देखते हैं Sn और Tn डिफरेंस क्या है। Sn में शुरुआत k की किससे हुई थी, 1 से। k = 1 यहां रखो, k = 1 रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, 1 + 1/n का होल 1/n। पर यही अल्फा का काम कर रहा है, ठीक है, 1 हो गया प्लस, ठीक है ना, 1 + अल्फा। अगला 2 रखते तो कितना आता, 1 + 2n का होल स्क्वायर इंटू 1/n, ये बनता। Tn की शुरुआत देखो किससे हुई है, 0 से। Tn की शुरुआत किससे हुई है, 0 से, तो k = 0 रखो। k = 0 रखोगे, जो पहला रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कितना यूज किया है, 1 इंटू n। जो दूसरा रेक्टेंगल होगा उसमें k 1 रखोगे, कितना आएगा, 1 + 1/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n। तो यहां हम लोग सेम एरिया को दो तरीके से लिख रहे हैं। एक बार इस वाले में करो, 0 से 1 जो हम कर रहे थे, तो जो पहला रेक्टेंगल था उसका एरिया इस वाले केस में 1 + 1/n का होल स्क्वायर है ना। इस यहां कर्व कौन सा है, 1 + का x स्क्वायर। 1 + 1/n का होल स्क्वायर कब आएगा, जब x के लिए तुमने कितनी रखी होगी, 1/n। जो पहला रेक्टेंगल था उसका एरिया ये था, दूसरा रेक्टेंगल था उसका एरिया ये, इस केस में। लेकिन जब तुम इस वाले केस में बात कर रहे हो, गौर करो, पहला रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ हमने जो यूज किया वो क्या यूज किया है, 1 आएगा। दूसरे के लिए 1 + 1/n ये लेंथ यूज की है, अगले के लिए 1 + 2/n। ऐसे रटो, समझ में आ रहा है, ये 0 से ये 1 से, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला रेक्टेंगल लिया होगा उसकी हाइट ए से ली होगी, पहला रेक्टेंगल को उसका एरिया लिया होगा a + अल्फा से। जरा सोचो, दिस इज बेसिकली an एंड दिस इज बेसिकली, और फंक्शन कौन सा था, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, 1 + x² इंक्रीजिंग है। और जब 1 + x² इंक्रीजिंग होता है तो bn बड़ा आता है, an छोटा आता है। sn पक्का 4/3 से बड़ा होगा, tn पक्का 4/3 से छोटा। बस तुम्हें an और bn पहचानना आना चाहिए। an कौन सा, जिसकी हाइट पहले से आ रही हो, bn कौन सा, जिसकी हाइट जस्ट अगले वाले से आ रही हो। इतना समझ जाओ, काम बन जाएगा। इंटरवल को इंक्रीजिंग होना चाहिए ना, तो 1 + x² में तो इंक्रीजिंग होगा।
-1 से 1 करते तो कभी डिक्रीजिंग था कभी इंक्रीजिंग था, कर ही नहीं पाते इससे। थोड़ा तो क्या। हाँ, तो उस ठीक है, बात नहीं। इक्वल टू n-1 n अपॉन प्लस प्लस n इक्वल टू, बात नहीं करो, n अपॉन प्लस n के प्लस स्क्वायर आई इक्वल टू 1। आई समझ जाओ। पहले क्या तुम पहचान सकते हो कौन सा ए एन है कौन सा बी एन है? एस एन को मैं कह रहा हूं ए एन लिखूंगा बी एन लिखूंगा? ए एन बी एन, भाई बस ये बात है, ये दोनों टर्म सेम है। यहाँ के 0 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ के 1 स्टार्ट हो रहा है, ये पहले स्टार्ट होगा ना। ये तुम्हारा क्या होगा? ए एन होगा। टी एन ही तुम्हारा क्या होगा? आएगा। पहले स्टार्ट होता है वो ए, बाद में स्टार्ट होता है वो बी एन। ठीक है,
चांद, इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं? इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? चलो मैं क्या चाहिए, के बाय एन टाइप का टर्म चाहिए। के बाय एन टाइप का टर्म कैसे लाऊं? ऊपर और नीचे एन स्क्वायर से क्या दे दो, डिवाइड। बात कम करो यार। 1/n, एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 1, के बाय एन, के बाय एन का होल स्क्वायर। अब से के बाय एन को क्या मान लो, x, 1/n को क्या मान लो, dx। k की वैल्यू 0 से लेके n-1, 0/n 0। चलो कितना बन जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। मींस ये देखो और कुछ नहीं, इसी का एरिया अंडर कर्व फ्रॉम 0 से 1 को ही रेक्टेंगल्स की मदद से करा गया है। ये कर्व बनता, उसका एरिया अंडर कर्व जो होता 0 से 1 के बीच में, इसी का एरिया यहां पर हमने रेक्टेंगल के थ्रू बनाया होगा। और यहां पर जो रेक्टेंगल की शुरुआत हो रही थी किससे हो रही थी, 0 से, और टीएन में शुरुआत किससे होगी, 1 से। कौन बड़ा होगा, एसएन बड़ा होगा कि टीएन बड़ा होगा? एसएन बड़ा होगा कि टीएन? हाँ, टीएन देखना नहीं पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फिर अब हमें ये मैटर करेगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग? 7 में 0 रख दो, 0 रखो तो हाइट कितनी आएगी, 1। 1 रखोगे तो 1/3, 1 से 1/3 चला गया। पक्का इसका ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग अगर होगा, कौन बड़ा होता है, ए एन बड़ा होता है, एस एन बड़ा होगा आई से, और आई बड़ा होगा। डिक्रीजिंग आ गया ना, जिसकी शुरुआत 0 से हुई होगी, एन है ना, शुरुआत 0 से हुई होगी, बढ़ाएगा। और जिसकी शुरुआत यहां से हुई होगी वो आता। नहीं आ रहा क्या? क्या है इसको?
ये देखो कुछ ऑन आर का लॉग टाइप की चीज आई है, 1/x और log x में कुछ होता है इंटीग्रेशन। जरा सोचो, अगर मैं 1/x का ग्राफ लू, 9 पर इसके लिए कितनी आती है 1/9, 10 पर 1/10, 11 पर 1/11, 12 पर 1/12, 24 तक 23 पर 1/23, 24 पे 1/24, 25 पर 1/20, मानते हो? जरा बताओ, log 24/9 कब आएगा? जब तुम 1/x का इंटीग्रेशन करोगे, log x आएगा। फिर रखोगे 9 से 24, log 24 माइनस log 9 आता। जब तुम 1/x का इंटीग्रेशन करोगे, कहां से कहां तक, 9 से लेके 24 तक, x कंडीशन 9 से लेके आता। और वो उस केस में हमें क्या देगा, एरिया अंडर कब देगा? जरा देखो, log 24/9, log 24/9 और कुछ नहीं, 1/x का एरिया अंडर कर्व है फ्रॉम 9 से लेके कितना, 24। ये तुमने क्रैक कर लिया, ये चीज है। क्या? अब ये चीज इससे बड़ी होगी कि छोटी, कैसे पता? तो जो ये एक रेक्टेंगल का एरिया लिखा हुआ है, किसका? एक रेक्टेंगल का एरिया किसका? तो x इक्वल टू 10 पर रेक्टेंगल की हाइट कितनी आती है 1/10, और विड्थ में 1 ले लू, 1/10 इंटू 1, इसी रेक्टेंगल का तो एरिया है। 10 पर फंक्शन की हाइट 1/10 विथ 1, 1/11 क्या होगा, 11 पर फंक्शन की हाइट का 12 पर ये, और लास्ट कितना है 24, 24 पे ये, और ये एरिया पक्का इससे तो छोटा ही आएगा। एस एन की वैल्यू पक्का होगी log 20/, log 5/2 कब आएगा? log 5/2 कब आएगा? 25/10, पहला पार्ट है। तो जो log 5/2, ये बेसिकली है 1/x का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 10 से लेके कितना 25, एरिया अंडर कर्व 10 से कितना 25, आगे कर देता हूं। वन बाय एक्स फंक्शन का इस बार हमें एरिया अंडर कर्व चाहिए था 10 से लेके कितना, 10, 11, 12, 22, जो ये log 5/2 होता इसका एरिया अंडर कर्व। और इस बार देखो, पहले रेक्टेंगल का एरिया 10 पे हाइट कितनी आती है 1/10, और विथ कितना 1, पहले रेक्टेंगल करिए, दूसरे रेक्टेंगल का हाइट 1/11 इंटू 1, 1/12 इंटू 1, 1/23 इंटू 1, 1/24 इंटू एस जो है पक्का 5/2
कितना? क्या करोगे पी वाई? तो बताया होगा। तो ना और डिफरेंट एडिशन खत्म होता है। अगला कैलकुलस का डिफरेंशियल आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, पता ही होगा। मैं बिल्कुल बेसिक मिलते अपन है ना कल।